नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो बच्चों आपने वीडियो एक बार देख लिया होगा कल का ना। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है फॉर बोथ बेसिक एज वेल एज स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, अब दोबारा बता रही हूँ मैं आपको कि आपको यहाँ पे टेक्निक सीखनी है और कितना भी पेपर टफ आ जाए यू वुड बी एबल टू सॉल्व द पेपर। तो आपको वो टेक्निक सीखनी है, कैसे हमें क्वेश्चन को समझना है। ओके बेटा। और ये क्वेश्चंस जो हैं अगेन बोर्ड में पूछे ही गए हैं, इसके लिए मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को पिकअप किया है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पेपर में। आप चाहें तो क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर में, दोनों में। ठीक है, तो कोई बात हवा में नहीं हो रही है, जो भी है वो आपके सामने बिल्कुल फ्रेंकली मैं बात कर रही हूँ। तो हम लोगों ने कल के सेशन में कंप्लीट किया थे 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आगे शुरू करने वाले हैं। तो 11वां क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, क्या कह रहा है ये। इफ़ a and b are -2 and 2 and 2 and -4 respectively, find the coordinates of the p such that AP equals to 3/7 AB and p lies on the segment AB। चलो देखो, अभी पॉइंट्स है, मतलब चैप्टर 7 है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। ओके, नाउ अब हम ध्यान दे बेटा यहाँ पर। तो आपको 2 पॉइंट्स बोले गए ए बी। लेट्स से ये हमारी एक लाइन है और ये लाइन जो है पॉइंट ए -2 को ज्वाइन कर रहा है पॉइंट बी जो 2, -4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी सच दैट। ठीक है, अब पी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और क्या बोल रहा है, पी लाइज ऑन द सेगमेंट ए बी, मतलब पी जो है वो यहाँ कहीं पे है। इसे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो इसको x, y लिख देते हैं हम लोग। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और क्लू रह गया है। क्या कह रहा है यहाँ पे, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। देखो बेटा क्या मतलब है, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। तो इसका मतलब है दैट AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 3/7। मैंने AB को नीचे ले लिया, इतना तो क्लियर हो गया आपको। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो AP है उसकी वैल्यू कितनी है, 3। ये AP जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 3, और AB की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये पूरा का पूरा AB है, कितनी है, 7। तो अब आप खुद सोच लो PB कितना होगा, सोचो 4 होगा ना। पूरा 7 है, इतना पोर्शन 3 है, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4। मतलब PB कितना हो गया, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर लेंगे। हेयर AB जो है, ये पूरी AB जो है वो AP और PB से मिलके बनी हुई है। AP और PB से मिलके बनी हुई है। AB 7 है, AP 3 है, तो PB कितना हो गया, 4। तो 7 - 3 दैट इज़ PB। तो PB कितना हो गया, 4। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अब आपको देखो, आपको ये रेशियोस बेसिकली मिल गए। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है और y के कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। अब ये जो 3 है इसको m ले लूँ और ये जो 4 है इसको n ले लेती हूँ। ठीक है, कोई बच्चे m1 m2 लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप वो ले सकते हो। आई हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग m and n, तो इसके लिए मैं आपको उस हिसाब से सिखा रही हूँ। ओके, सबका अलग अलग, क्योंकि रेशियोस है ना, तो किसी बुक में m1 m2 दिया होता है, किसी बुक में m और n दिया होता है, तो इस तरीके से रहे। तो कन्फ्यूज़ मत हो ना, मेरी जगह आपको m1 और m2 लिख देना है, आप वो लिखोगे तो बात बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ओके, ये जो a के कोऑर्डिनेट्स है इसको मैं x1 y1 और जो p के कोऑर्डिनेट्स इसको मैं x2 और y2 के साथ कंपेयर करूँगी। पॉइंट्स क्लियर हो गए सारी अच्छे से। ओके, अब बेटा मेरी बात ना दिमाग में बिठा दो, और वो ये है कि कभी भी आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने को बोले ना, ठीक है, किसी भी पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट्स ढूंढने को बोले तो ये सोचने मत बैठ जाना कि अरे यार क्या करना है, डिस्टेंस लगाना है, ये लगा कि सेक्शन लगाना है। कोऑर्डिनेट्स मतलब कि सेक्शन। ओके, दिमाग में ये चीज़ गांठ बांध लो कि कभी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, तो आपको क्या यूज़ करना है, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो अब पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख देते, फिर अपन वैल्यू सप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, P x, y mx2 + mx1 अपॉन m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n। ठीक है ना बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें P x, y निकालना है, तो ये तो आ ही गया।
अच्छा m की वैल्यू हमने क्या लेनी है 3 और n की वैल्यू क्या लेनी है 2। चलो ये भी क्लियर है। x2 x1 मैंने ऑलरेडी आपको सिम्बोलाइज करके बता दिया, ठीक है। तो अभी मैं इसको अप्लाई करती जा रही हूँ। चलो देखते जाना अच्छे से बेटा। p x, y m की जगह पर 3 मल्टीप्लाई में x2 क्या है 2, ठीक है, प्लस n की जगह पर 4, x1 क्या है बेटा -2, है ना। ये वाला नहीं लगाते, सॉरी, कॉमा, अपॉन, ऊपर ले लीजिए सर, अपॉन m प्लस n मतलब कि 3 + 4, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। चलिए, कॉमा, फिर से m क्या आया 3, y2 क्या है -4, प्लस मैं यहाँ ब्रैकेट इसके लगा ताकि माइनस की साइन है तो उसे आप उलझ नहीं जाओ, ठीक है। और n क्या है 4 और y1 क्या है बेटा 2, ठीक है, अपॉन m प्लस n मतलब कि 3 + 4। समझ आ गया अच्छे से, है ना। बस वैल्यू सप्लाई करनी है, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा आगे ले लेती हूँ। सो देयरफॉर p x, y इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 + 4 7, ओके। 3 - 4 -12, 4 × 2 8 अपॉन 7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो p x, y इज इक्वल्स टू 6 - 8 इज़ -2, -2 अपॉन 7, -12 + 8 इज़ 4, 4 अपॉन 7, ठीक है। तो p कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसकी वैल्यू आ गई -2 अपॉन 7 एंड 4 अपॉन 7। बात समझ आई बच्चों अच्छे से, है ना। इजी सम था, एक्चुअली सम टेक्स्ट बुक का ही है। आपका 7.2 एक्सरसाइज में ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर के नीचे वाला कुछ क्वेश्चन है ये ना, 8 या 9 समथिंग कुछ, इस पर याद नहीं, बट 8 9 के आसपास ये तो टेक्स्ट बुक का ही आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर बच्चों, चलो शाबाश, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 3 meter and 12 meter from the base of the tower and in the same straight line are complementary, then prove that the height of the tower is 6 meter। क्या है, दोबारा रीड करते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, मतलब कि टावर के टॉप को देख रहे हैं हम लोग। तो चलो साथ साथ थोड़ा सा फिगर बनाते भी जा रहे हैं तो पता चले क्या है, ठीक है। तो ये हमारा टावर हो गया, ठीक है। लेट्स से ए बी इज़ द टावर, और किसी एक पॉइंट से हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं टॉप ऑफ द टावर को, ठीक है। सपोज़ कि इस पॉइंट से पहले देखा हम लोगों ने, तो ये बन गया सी एंड दिस इज़ समवॉट लाइक थीटा, ठीक है। चलो क्लियर। आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द 2 points at a distance of 3 meter and 12 meter from the base of the tower। अच्छा, पहले 3 मीटर और 12 मीटर। तो देखो अब ये जो है इसको मैं पूरे को 12 मीटर मान के चल रही हूँ, ठीक है। फिर मैं थोड़ा आगे जाती हूँ और आगे जाकर फिर से मैं टॉप को देख रही हूँ, ठीक है। फिर से मैं टॉप को देख रही हूँ, तो ये कितना है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज़ 3 मीटर। बात समझ आई। ये 3 मीटर नहीं है, ये 3 मीटर है। मैम कैसे पता चला, देखो ना बेटा क्या लिखा हुआ है, द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points एट अ डिस्टेंस ऑफ, फ्रॉम 2 points, 2 points हैं, 2 points हो गई, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है, टावर के बेस से। तो ये 3 मीटर है और ये 12 मीटर है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में क्या बोला गया है, दैट दे आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में है, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दोनों एंगल्स जो है वो कैसे हैं, मतलब दोनों एंगल्स का प्लस जो है वो 90 है। कोई कॉम्प्लीमेंट्री तो उसको ही बोलते हैं ना हम लोग, कि लेट से कि एंगल ए है प्लस एंगल बी है तो इसका प्लस कितना है 90 है। तो अभी अगर मैंने इस एंगल ए को थीटा माना बेटा, तो एंगल बी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया 90 माइनस थीटा। बात समझ आई अच्छे से, क्यों मैंने 90 माइनस थीटा लिखा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिखा होता, हालांकि नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका सम बनता ही नहीं है, ओके।
तो आएगा तो नहीं, बट ठीक है बता देती हूँ, अगर सप्लीमेंट्री बोलते हैं तो 180 माइनस थीटा लिखोगे, ठीक है, नहीं आएगा मैं पहले बता दे रही हूँ, बट आपका पॉइंट क्लियर कर रही हूँ मैं, सिर्फ इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब क्या करना है, ये कह रहा है कि प्रूव करो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर, ठीक है, तो ये जो टावर है इसका हाइट 6 मीटर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, दिया हुआ नहीं है, प्रूव करना है, ठीक है। चलो तो ट्रायंगल्स कंसिडर कर लें यहाँ पे हम लोग, आइए देख लेते हैं क्या है। पहले ट्रायंगल में ले लेती हूँ ABC, है ना। चलो कंसीडर ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल C जो है वो मैंने लिया हुआ है थीटा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है बेस, ठीक है, और निकालना क्या है, निकालना है मुझे अपोजिट साइड। बात समझ आई ना, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो बेटा, बेस और परपेंडिकुलर, या तो फिर मैं ये बोलूँ एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड को मिला के कौन सा रेशियो बनता है, 10 बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट, ये एंगल हुआ, ठीक है, ये एंगल के अपोजिट वाली साइड AB, और बेस क्या हो गया पूरा का पूरा BC। tan थीटा इज इक्वल्स टू AB कितना है बेटा H ना, इसको मैंने H माना है, और ये कितना है 12, ठीक है। बस और तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको इक्वेशन 1 दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको थीटा बोला है, कोई वैल्यू तो दी नहीं हुई है, लाइक 16, 90 कुछ बोला नहीं, तो हम वैल्यू लगा नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे पैक कर लिया, ठीक है। चलो सिमिलरली कंसीडर ट्रायंगल, अब देखो अभी मैंने ABC है ना, ये 90 डिग्री है ना, ABC लिया था, अब क्या ले लूँ, ABD ले लूँ छोटा वाला, जिसमें एंगल D जो है वो कितना है 90 माइनस थीटा, है ना। चलिए tan ही लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, अब क्या होता है, बात तो वही है ना, ठीक है। ये हो गया अपोजिट H और ये हो गया एडजेसेंट 3, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ H/3, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा अब 90 माइनस थीटा, अब आपको एक्सरसाइज 8.2 में था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ 8.3 शायद 8.3 में था, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि रेशियो चेंज जाना, तो जब भी मैं 90 में से कोई थीटा कोई भी एंगल माइनस करते हो तो साथ में रेशियो चेंज हो जाता है, तो 10 का बन जाता है कॉट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू H/3। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, सही ना। चलो मैं पेज टर्न कर लेती हूँ और आगे इसका क्या करना है बता देती हूँ। ये दोनों इक्वेशन मैं पीछे पहले लिख देती हूँ, tan थीटा H/12, ओके, क्या हो जाएगा tan थीटा H/12 और क्या था cot थीटा H/3, ओके ना। अब बोलो बेटा tan और cot का क्या रिलेशन है, tan और cot का आपस में क्या रिलेशन है, आपको आइडेंटिटी सिखाई होंगी स्कूल में, क्या रिलेशन होता है, जिनको पता चल गया वो मेरे साथ टैली करोगे, आपने यही सोचा था ना। वी नो कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का आंसर होता है 1, याद आया, हाँ ठीक है, और तो कोई रिलेशन होता नहीं है tan और कॉट के बीच में, ठीक है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा मैंने कर लिया, तो ये क्या हो गया बेटा H/12 इंटू H/3 इक्वल्स टू 1। अब मल्टीप्लाई इंटू ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो H इंटू H क्या हो जाएगा H², 12 इंटू 3 36 इक्वल्स टू 1, तो H² इज इक्वल्स टू 36 को यहाँ पे ले लूँ तो H इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36, तो H इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 मीटर। हो गया प्रूव, इन्होंने हमें यही तो बोला प्रूव करने के लिए और हमने ये प्रूव भी कर लिया, ठीक है। इन्होंने हमें यही बोला कि दिखाओ कि H 6 मीटर है, तो हमने बता दिया कि H 6 मीटर है। बात समझ आई। देखो बेटा अब ये क्वेश्चन ना टेक्स्ट बुक का है, ये बट टेक्स्ट बुक में है ना, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 और 12, ठीक है, 3 और 12, वहाँ पे कुछ 9 और 4 दिया हुआ था। तो बात समझ आ रही है कि बोर्ड ने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज कर लिया, आपको सम तो पूरा का पूरा वैसा ही करना है। और जब भी आपको हाइट आए ना टावर के निकालने के लिए तो बस लगता तो 10 ही है, ठीक है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री है तो अपोजिट तो लगेगा ही, तो सीधी सी बात है। यहाँ पे अगर समझो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर साइन होता और कॉसेक होता तो मैं ये वाले में साइन इंटू कॉसेक 1 लिख देती,
कॉस और सेक होता तो मतलब कि बनेगा तो यही। बात समझ आ रही है? जो टेक्निक है करने की वो यही है। रेशियो माइट भी चेंज, होंगे नहीं, वो भी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि यही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख दीजिए कैसे करना है। टेन और कॉट का तो एक ही रिलेशन है, वो ये है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ना। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं। जैसे कि अपने को पता है टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है बेटा? 1/tan थीटा। बात समझ आई ना? ठीक है, तो समझो कि मैं टेन और कॉट को मल्टीप्लाई करती हूँ तो टेन थीटा कॉट की जगह 1/tan थीटा लिख दूँ तो कट गया, तो आंसर क्या आया? 1 आया ना। तो इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देते हैं कि हेयर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। बात समझ आई अच्छे से ना? चलो शाबाश, चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ये अ chord of circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. A chord of the circle of radius 15 centimeter, ठीक, एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको दिया 15 सेंटीमीटर। वो कॉर्ड जो है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, कहाँ पे? सेंटर पे। चलो एक बार सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा आइडिया आ जाए कि क्या बोल रहे हैं ये जनाब हमसे। ये सर्कल, ठीक है, ये है मैंने ले लिया एक कॉर्ड ए बी और ये हो गया सर्कल का सेंटर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? ये कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है और रेडियस कितना है बेटा? 15 सेंटीमीटर। तो ओ ए रेडियस हो गया 15, ये ओ बी भी रेडियस हो गया 15। चलो अच्छी बात है। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। अच्छा, सेगमेंट्स निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हुआ हमारा माइनर सेगमेंट। ठीक है, और इसको पूरे सर्कल में से हटा दो तो मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुए ना? ओके, अब देखो इसके चलते अब माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि ये आपका पूरा का पूरा माइनर सेक्टर है ना। इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है वो माइनस कर दो तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना है तो पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, वैल्यूज़ थोड़ी सी अच्छे से लिख देते तो हमें कुछ पता चले क्या है। चलो आ जाओ नाउ। देखो बेटा, अब इसके अंदर आपको थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल देते हैं। ठीक है, जिसका आंसर होगा फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई इन्होंने कहा 3.14, आपने क्वेश्चन देखा होगा। रेडियस आपको बोला गया 15 स्क्वायर, थीटा आपको बोला गया 60 अपॉन 360। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो आपको? चलो अच्छी बात है। नाउ 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 इंटू 60 अपॉन 360। ठीक है, क्लियर हुआ इतना बच्चों? चलो तो अब इसको हम लोग सॉल्व करें। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 0 0 कैंसिल, 1 जा 6 जा। ठीक है, तो क्या हुआ? 3.14 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अगर इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं ना बेटा, ठीक है, लाइक आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे पहले तो क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन? आइए देखते हैं हम लोग। 3.14 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 225 के साथ। ठीक है, तो आ रहा है 706.5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना। देखो पॉइंट को भी रिमूव कर लो तो 314 और 225 को मल्टीप्लाई कर लेते पहले। 20, 2 कैरी 7 देन 15। ओके, देन 2 का क्या हो जाएगा? 8 2 6, 8 2 6, 2 बार 2 है ना। 0 5 1 कैरी 10 16 1 कैरी 6 7 8 9 10। ओके, 70650 आ गया, 70650। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है तो इसके लिए एक 0 कर गया और एक पॉइंट लग गया, डिवाइड में 6 क्लियर था। चलो अब ये हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 117.75।
ठीक है। 706.5 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 1 ज़ा 6 1 0 6 2 6 1 ज़ा 6 4 6 नीचे, देन 7 ज़ा 42 4, ठीक है, पॉइंट या 5 नीचे, अगेन 7 ज़ा 42 3 0, ठीक है, 5 ज़ा 30। ओके, आ गया इतना। ओके, तो ये हमारा निकला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, तब जाके हम माइनर सेगमेंट निकाल पाएंगे। अच्छा, ये जो मैं हरकत की ना बेटा, ये आप मत करके आना एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है, पता चला मार्क्स कट जाएंगे। आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी साइड में एक ब्लॉक दिया होता है रफ़ करने का क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, और पीछे भी कुछ ब्लैंक पेजेस दिए होते हैं, तो उसी पे ही करना, ठीक है, या तो फिर सप्लीमेंट्री के पीछे। ये मेरी तरह ये वाली हरकत मत करना। ये तो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए क्या है ना कि आगे पीछे पेज करूँगी तब कन्फ्यूज़ हो जाओगे। चलिए, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बेटा ज़रा ध्यान दो तो यहाँ पे फिगर पे देखो, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, है। तो आप लोगों ने 9th में एक रूल लर्न किया था, वो ये था कि अगर एक ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। लाइक इसके अपोजिट एंगल ये हो गया, इसके अपोजिट एंगल ये हो गया, ये दोनों भी इक्वल। बात समझ आई? तो ये वाले साइड का ये एंगल होगा, है ना, ये वाला एंगल होगा, और ये वाले साइड का ये वाला एंगल होगा, दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, अब ट्रायंगल के सारे एंगल्स का प्लस कितना होता है बेटा? 180, ठीक है। अब इस 180 में से आप ये 60 तो निकाल ही दो, कितना बच गया? 120, और ये 120 इन दोनों को मिलाकर है, तो ये दोनों इक्वल है, तो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, कितना आया? 60 60। तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल 60 है, तो बेटा बोलो कि कौन सा ट्रायंगल होगा ये? यस, शाबाश, ये बन जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके लिए इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। बात पकड़ में आई अच्छे से? चलो गुड। आइए, अब ये वाला थोड़ा सा हमें मेंशन करना होगा, ठीक है। तो फिगर यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है, यहाँ पे देख लो यहाँ पर। सो नाउ इन ट्रायंगल OAB, तीनों एंगल्स का प्लस कितना होता है बेटा? 180 होता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? OAB प्लस OBA, जो एंगल लिखना होता है ना वो मेरा मिडल में आता है, प्लस AOB इज इक्वल्स टू 180। ओके, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। इसको x और इसको x मान लेते हैं, तो x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। ये दोनों इक्वल क्यों हैं आप बताओगे? क्योंकि OA जो है वो OB के इक्वल है, इसके लिए एंगल्स इक्वल है ना। मैंने कहा 9 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो 2x इज इक्वल्स टू 120, तो x इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल्स टू 60, ठीक है। सो देयरफॉर हेयर एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA, एंगल A, एंगल B और एंगल O, तीनों मिला के कितने हैं? 60 है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर ना? ठीक है, इक्विलेटरल बन गया, आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब इक्विलेटरल में हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला उसके एरिया निकालने का। मैं पेज टर्न कर लेती हूँ। ओके, सो नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, √3/4 इंटू, अब आप फिगर देखो बेटा यहाँ पर, तो साइड कितनी दी गई है? साइड इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज़ 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15 स्क्वायर। ओके, सो नाउ √3/4, 15 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 225, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? √3 की वैल्यू उन्होंने कहा है लगा दो 1.73, तो 1.73 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ओके, नाउ 173 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4, मैंने डेसिमल को रिमूव कर लिया। ओके,
अब आपको फॉर्मूला वगैरह तो आती है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेते हो ना, इसके लिए आपको एक कैलकुलेशन बता रही हूँ मैं। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ कैलकुलेशन। देखो अब क्या करना होगा, 173 को 225 से मल्टीप्लाई करना होगा। आइए 5 3 ज़ा 15, 35 1 36, देन 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, रिपीट करेगा 6 4 और 3। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया 5, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, ओके, देन 8 प्लस 1 9, ठीक है, और 6 प्लस 4 10, तो 10 प्लस 8 प्लस 9 19, 1 कैरी 8 3, क्या है हमारे पास 38925 अपॉन 100 इंटू 4। ठीक है, अब पहले इसको डिवाइड कर लेती हूँ मैं 4 से। ओके 4 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। सो क्या हो जाएगा, 9 ज़ा 36, 2 29, 7 ज़ा 28, 1 12, 3 ज़ा 12, 4 सॉरी 5, मतलब ये 0 हो गया ना तो इसके लिए 5 उतार दिया, 1 ज़ा 4, 1.0, तो 2 ज़ा 8, 2 बचेगा 0, 5 ज़ा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 9731.25 अपॉन में 100 है। ओके, अब ये 100 है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि हम लोग डेसिमल लगा देंगे, तो 2 और 0 यहाँ पे आ गए, तो कितना हुआ 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, अच्छे समझ में आ गया। चलिए, सो नाउ अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। ठीक है, क्या है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करते हैं। माइनर सेक्टर का एरिया हमने निकाला यहाँ पर, ये रहा 117.75 और ट्रायंगल का एरिया ये रहा 97.3125। ठीक है, चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हमें मिलेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर ना बच्चों, कैलकुलेशन में ध्यान देना प्लीज़। हाँ, आप कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ जाओगे, क्योंकि थोड़ी सी लाइक डेसिमल टाइप कैलकुलेशन है, इसके लिए। यहाँ तक क्लियर ना। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब मेजर तो इजी है। ठीक है, पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू, क्या कर लेंगे हम लोग, सर्कल में से माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर नहीं है सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी अभी हमने निकाला, जिसका आंसर आया 20.4375। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 15, अब तो लर्न ही हो गया है, 20.4375, 3.14, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 माइनस 20.4375। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अब मल्टीप्लाई करना आपको आ गया। ठीक है, और हमने पहले भी किया ये, तो क्या हो जाएगा 706.5 माइनस 20.4375, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डन। सब्ट्रैक्शन में किसी को तकलीफ़ हो तो एक बार सिखा देती हूँ मैं। 706.5 याद करना, डेसिमल नीचे होता है। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे लगाओगे 20, ये डेसिमल। 4375 कुछ भी नहीं है तो 0। ओके, कैरी ऑन करते जाओ। 4991 कितना आएगा
5, फिर 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 माइनस 4 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 6, ओके। और यहाँ पे 1 कैरी करेंगे 8 6 आया 686, है ना, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो बच्चा पार्टी समझ आया क्वेश्चन, ओके। लंबे हैं ना थोड़े सम्स, हाँ अब ये बोर्ड के ही सम्स हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है। अच्छा एक बात आपको समझ आ रही है बेटा, एक बात समझ आ रही है कि ये जो बोर्ड हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो टेक्स्ट बुक के रिलेटेड ही है, ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। शायद कुछ वैल्यू चेंज होगी, मुझे वैल्यू दिमाग में नहीं है, हो सकता है कि शायद सेम वैल्यू भी हो। तो आप समझिए कि अगर आपको डर लग रहा है ना कि क्या करें, तो अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी पूरी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना बेटा, तो आपका काम हो गया, ठीक है। आपको कोई गाला मार्वल व्रज ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेक्स्ट बुक भी प्रिपेयर कर लो तो बहुत हो गया। अगर उसमें भी डर लगता है तो जो मैं वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ उसको तो आप देखते ही जाओ, ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, आई गारंटी यू आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों 14 क्वेश्चन जो है वो आप सबके फेवरेट चैप्टर में से है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। सब बच्चों का फेवरेट चैप्टर रहता है ये। तो क्या क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52, ठीक है, 52 का पूरा डेक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ रेड फेस कार्ड एंड अ स्पेड, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कार्ड्स का पूरा रिलेशन पता होगा, चलो फिर भी एक बार मैं आपको सिखा देती हूँ, काम आएगा आपको आगे। देखिए टोटल जो कार्ड्स होते हैं ना बच्चा, वो हमारे पास 52 होते हैं। ये 52 कार्ड्स जो हैं वो 2 सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, एक रेड कलर कार्ड्स में और एक ब्लैक, ठीक है। अब आप सोचो 52 का आधा कितना होगा 26, तो रेड कलर टोटल कितने हुए बेटा 26, और ये भी कितने हो गए 26, इतना क्लियर हो गया, शाबाश। अभी जो रेड कलर है ना वो और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हो जाता है डायमंड और एक हो जाता है हार्ट। पत्ते तो देखे ही होंगे आपने, तो एक डायमंड का शेप होता है ना इस तरीके से यूं करके, और एक हार्ट का शेप होता है ऐसे करके, ठीक है, ये रेड कलर के होते हैं। और ब्लैक कलर में आपको 2 मिलेंगे, एक मिलेगा स्पेड और एक मिलेगा क्लब, ठीक है। अब स्पेड के अंदर शायद ये वाला फिगर होता है ऐसे करके कुछ, और ये क्लब होता है शायद, मैं ना इस पर कन्फ्यूज हो जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों काला ही है ना, ठीक है, देख लेना आप जो भी है, ठीक है। तो ये अपने पास अब शेप को लेकर तो आपको आएगा नहीं, ठीक है, तो नाम ही आएगा, ऐसे ड्रॉ करेंगे आएगा नहीं। तो अब आप सोचो कि रेड कलर जो 26 है, तो 26 जो है वो 2 में डिवाइडर होगा, मतलब कितने हो जाएंगे डायमंड के, 13 डायमंड के हो गए और 13 हार्ट के हो गए पत्ते। सिमिलरली स्पेड के कितने हो गए 13 और क्लब के भी कितने हो गए 13, इतना क्लियर हो गया। अब इन पत्तों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, देखो एक तो रहेंगे हमारे राजा जी, एक रहेंगी हमारी रानी, एक रहेगा हमारा तो क्या गुलाम, ठीक है। ये जो तीनों होते हैं ना बेटा, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स, या तो पिक्चर कार्ड्स, जो भी पिक्चर दिखते हैं ना इसके अंदर, ठीक है। फिर एक आता है इक्का, एस ए, जो लाइक 1 नंबर की जगह इक्का आता है, और फाइनली 2 से लेकर 10 तक के हमारे पास पत्ते होते हैं, नंबर्स होते हैं। अब ये सब में सेम पत्ते होते हैं, ठीक है। अब आप खुद दो काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 2 से लेकर 10 कितने होंगे बेटा 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 + 4 13 हो गए 13 पत्ते, ठीक है। तो सब में ये होगा, बस अभी क्या होगा सिर्फ कलर वेरी करेगा और शेप वेरी करेगा, ये पत्ते होते हैं। बात पकड़ में आ गई। अब पीछे क्वेश्चन देख ले हम लोग क्या पूछा गया, चलिए तो पेज टर्न कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया आइए देख लेते हैं। अब टोटल कार्ड्स तो 52 ही हैं, ओके। नाउ फर्स्ट में अ किंग ऑफ रेड कार्ड, रेड कलर, ठीक है। अब बेटा देखो रेड कलर कितने थे हमारे पास, रेड कलर 26, ठीक है। कितने में डिवाइडेड है 2 में, तो सब में एक एक राजा तो है ही, तो इसमें भी एक राजा इसमें भी एक राजा, तो मिला के रेड कलर में कितने राजा हो गए 2 राजा हो गए, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, किंग ऑफ रेड कलर इज़ 2,
सो द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 2/52, दैट इज़ 1 कटिंग कर ले, 2 1 ज़ा ओके 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 26। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अ रेड फेस कार्ड। चलो देखो बेटा, अब फेस कार्ड कितने हैं बेटा, ये 3 हैं। ठीक है, तो डायमंड में भी 3 होंगे और हार्ट में भी 3 होंगे। रेड कलर ही पूछा है, इसके लिए रेड के सेगमेंट में ही जा रही हूँ मैं। तो डायमंड में भी 3 है, हार्ट में भी 3 है, मिला कितने हो गए 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 6। सो द प्रोबेबिलिटी इज़ 6/52। कितना हो जाएगा यहाँ पर, कटिंग कर लेते हैं। तो एक तो 2 की टेबल लग जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 26 ज़ा, दैट्स इट ना, 26 और क्रिकेट में आता ही नहीं है। ओके, अब आता है थर्ड, अ स्पेड। अब टोटल स्पेड कितने हैं बेटा, देखो यहाँ पर ये स्पेड टोटल कितने हैं 13 ना, बस इसमें कुछ इन्होंने बोला नहीं, हाँ ना फेस बोला है ना कोई नंबर बोला है, सिंपल अ स्पेड तो 13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 13 कार्ड्स हैं। सो द प्रोबेबिलिटी इज़ 13/52, दैट इज़ 1/4। ठीक है, ये हो गया हमारे आंसर्स। क्लियर, आया समझ में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते क्या क्वेश्चन है। अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर्स पर सेकंड। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग खाली कर रहे हैं पाइप के ज़रिए, और उसको खाली करने में 3 × 4/7 लीटर खाली करने में हमें 1 सेकंड जितना समय लगता है। सो हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू एम्प्टी 1/3 ऑफ द टैंक। तो अगर 1/3 टैंक जितना हमें खाली करना है तो हमें कितना समय लगेगा, अगर उस टैंक का डायमीटर 3 मीटर दिया हुआ है तो। क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, अब आपको जो भी वैल्यूज़ दी हुई है ना उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं और फिर से एक्सप्लेन कर लेती हूँ मैं आपको। तो एक तो आपको दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल टैंक, जो शेप दिया ना वो लिख देना तो क्या गलती नहीं होगी। और उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 3 मीटर, तो बट ऑब्वियसली रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 मीटर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो फिर क्या कह रहा है ये जनाब, फिर हमें ये कह रहा है दैट अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज़ एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर्स। अब 3 वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं, 3/4/7 को मैं सॉल्व करूँ तो 21 21 + 4 25, 25/7 लीटर्स पानी एम्प्टी करने में उसको समय लगता है 1 सेकंड का पाइप को। ठीक है, तो अगर हमें पूरे का पूरा टैंक 1/3 जितना खाली करना है तो कितना समय लगेगा। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि टैंक का वॉल्यूम क्या है ना, तभी तो हम देखेंगे कि 1/3 खाली करना है। जब टैंक का वॉल्यूम ही नहीं पता होगा तो खाली क्या करोगे आप। तो आपका सबसे पहला टास्क होता है वो ये है कि आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब हेमिस्फेरिकल टैंक का तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2/3 πr³। 2/3 पाई की जगह 22/7 कुछ दिया नहीं है तो 22/7, रेडियस आपको 3/2³। ठीक है ना, 2/3 × 22/7, 3 का क्यूब होता है क्या होता है 27/8। ठीक है, चलो 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, ओके, फिर क्या आया 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा, तो मिला के कितना आया 11 × 9 इज़ 99, 7 × 2 इज़ 14। ओके, इतना आया हमारे पास। ठीक है, तो ये मीटर क्यूब में है। अब बेटा इन्होंने हमें क्या बोला गया है कि 25/7 लीटर जितना पानी 1 सेकंड में खाली होता है। तो ये मीटर क्यूब में, तो पहले मुझे इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब मुझे पता चलेगा। तो क्या करना है, सिंपल मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी 1000 के साथ। तो क्या हो जाएगा 99 1 2 3 1 2 3/14 लीटर्स। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ टैंक। ओके, अब सुनो बेटा, अब इसमें से हमें
कितना पानी खाली करने के लिए बोल रहा है, 1/3। तो ये टोटल है, तो इसका 1/3 देखूँ कितना पानी निकलता है तो मैं टाइम डिस्कस कर पाऊँगी ना, क्योंकि मुझे इतना पता है कि 25/7 में 1 सेकंड लगता है। तो पहले मुझे कितना खाली करना है वो देखना पड़ेगा। तो इस वॉल्यूम का मुझे क्या निकालना पड़ जाएगा, 1/3, क्योंकि मुझे 1/3 जितना खाली करना है। ठीक है, तो मैं पेज टर्न कर लेती हूँ, देख लो। सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू बी एम्प्टीड, जो हमें खाली करना है वो है 1/3 इंटू 99,000 था अपॉन 14। ठीक है, यही था। ओके, चलिए कुछ कटिंग होगा। हाँ, 3 का टेबल, 3 3 बस ना। सो 33,000 अपॉन 14 लीटर्स, इतना पानी मुझे खाली करना है। ठीक है, चलो गुड। नाउ 25/7 लीटर पानी खाली करने के लिए कितना समय लग रहा था बेटा, 1 सेकंड। तो 33,000 अपॉन 14 लीटर्स पानी खाली करने में कितना समय लगेगा, निकाल देते हैं अपन। ओके, सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो इसको यहाँ पे हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लेके गई तो 33,000 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो लिख नहीं रही हूँ, डिवाइड में ही नीचे आ जाएगा। सो 25/7। ठीक है ना इतना। ओके, सो 33,000 अपॉन 14, इसको रिवर्स कर लूँ तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज़ 7/25। मेरे ख्याल से कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन ही करती जा रही हूँ मैं। ओके, सो अब क्या होगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा, थोड़ा नीचे की तरफ लिख दूँ मैं दोबारा से, 33,000 अपॉन 2 इंटू 25। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 5 ज़ा। ठीक है, थोड़ा और नीचे लिखकर फिर से कैलकुलेशन कर लेती हूँ मैं, अपॉन 25 हो गया। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 00। फिर से 5 की टेबल, 5 6 ज़ा कितना होता है 30, 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30 एंड 0। ठीक है, तो कितना आया मेरे पास, आ गया 660। बचा ये आया सेकंड्स। इन लोगों ने बोला कि आपको मिनट में आंसर निकालना है, तो मिनट में आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो 0 0 1 ज़ा 11 ज़ा, तो कितना टाइम लग जाएगा, 11 मिनट्स। 11 मिनट्स। समझ आया बच्चा, है ना। क्या था कि टोटल समय जो लगेगा 1/3 जितना पानी निकालने में वो लगेगा 11 मिनट जितना समय लगेगा। क्लियर हुआ ना। ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा लगे तो एक बार फिर से रिवाइंड करके ना, इतना पोर्शन रिवाइंड करके दोबारा से सुन लेना कि मैं क्या क्या कह रही हूँ। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया कि पहले वॉल्यूम निकालो टैंक का, फिर उस वॉल्यूम में से, ठीक है, हमें निकालना है 1/3, तो मैंने 1/3 इस वॉल्यूम में से निकाल दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर लिया कि पता चले कितना पानी मुझे निकालना है। देखो अब तुमसे क्या ऑप्शन दे सकते हैं, आपको यहाँ डायमीटर चेंज हो सकता है। ठीक है, या तो आपको 1/3 की जगह 1/2 लिख दे, लाइक हाफ जितना पानी निकाल दो, ऐसे कुछ चेंजेस करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने पहले ही कह रही हूँ, दोबारा कह रही हूँ मैं आप बच्चों को कि तरकीब देख लो कैसे सॉल्व करना है, फिर आपको कुछ भी चेंजेस है तो क्या फ़र्क पड़ता है, पता तो है ना कि कैसे करना है। क्लियर हुआ। चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों देखते हैं 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, मतलब कि आपको ऐसे निकालना है कितने टर्म्स का, 51 टर्म्स का, हुज सेकंड एंड द थर्ड टर्म, मतलब कि A2 आपको दिया हुआ है 14 और A3 आपको दिया हुआ है 18। ठीक है, चलिए। सो नाउ द पॉइंट इज़ दैट कि हमें SN निकालना है, और SN की फॉर्मूला क्या होती है, n/2 2a + n-1d। ठीक है, तो n तो है हमारे पास, a और d नहीं है, तो पहले a और d निकालना होगा। तो आपको जो ये 2 क्लू दिए हुए है ना बेटा, यहाँ से हम कर लेंगे ना। A2 क्या होता है बेटा, A2 इज़ a + d, याद करना। ठीक है, जो टर्म यहाँ पे देखो पहले a आ जाता है, बाकी जो टर्म होता है ना बेटा, यहाँ पे -1 करके उतना d लिख दोगे।
ये 2 है तो 2 माइनस 1 1, तो इसके लिए सिंपल डी आ गया। ओके, और विच इज़ कितना है 14, ठीक है। और A3 क्या होगा, चलो अभी सोचो, मैंने कहा था A तो एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है, और D के आगे कोई नंबर लगता है, कौन सा नंबर लगता है, तो यहाँ पे क्या नंबर है 3, 3 में से 1 माइनस कर लो, कितना होगा 2, तो क्या लिखोगे 2D। बस समझ आई, इक्वल्स टू 18। ओके, अब आपको ये दो चीज़ें दिख रही हैं, ये चैप्टर 3 दिमाग में आ गया, कर लो एलिमिनेशन, मिल जाएगा आपको। तो आ जाओ, A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18, माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल हो गया, ये बीच वाला साइन हटा देंगे हम लोग, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया 1, D 2 का साइन क्या है, लाइक 2 इज़ अ ग्रेटर नंबर, 2 का साइन क्या है माइनस, प्लस मत लिखना, ये छुप गई, ठीक है, साइन क्या है माइनस। वो होता है ना कि लड़की की जब शादी होती है तो उसकी सरनेम चेंज हो जाती है, होती है ना, ठीक है, फिर थोड़ी वो अपने सरनेम यूज़ करती है, तो समझ लो कि यहाँ पे इसकी शादी हो गई तो सरनेम चेंज हो गई, तो अभी आप पी वाली सरनेम लोगे, तो माइनस 14 माइनस 18 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। चलो माइनस माइनस कैंसिल, तो D कितना आया 4, ठीक है इतना। अब D आ गया, अब A निकालना है, ये D की वैल्यू इनमें से किसी में भी रख दो, आपको A मिल जाएगा। नाउ A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, A प्लस डी की जगह 4 इज इक्वल्स टू 14 मैंने इक्वेशन 1 में रखा, देखा ना, तो A इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, तो A कितना आया 10। आगे वैल्यूज़, चलो एस एन लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2, 2A प्लस n माइनस 1 D, तो S 51 का निकाला है ना, 51/2, 2 इंटू 10, A की जगह 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 क्या होगा 50 इंटू D कितना होगा 4, ठीक है। अब इतना तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं ना, 51/2, 2 10 20 एंड क्या हो जाएगा 5 इंटू 50 दैट इज़ 200, ओके। सो 51/2, 20 और 200 को प्लस करो तो 220, कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 1 1 0 ज़ा, ठीक है, यहाँ देख लो। सो S51 इज इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई बाय 110, ठीक है। तो 51 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 51 165, ठीक है, 5 6 1 पीछे 0, तो ये आ गया आपका सम ऑफ 51 टर्म्स इज़ 5610। डन 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 डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ A 1/2, B 4y, C 6 x 6 एंड D 3 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम बना देते हैं हम लोग। तो A दिया हुआ है आपको 1,2, B दिया हुआ है 4,y, C दिया हुआ है x, 6 और D दिया हुआ है, अच्छा D तो निकालना है, नहीं D दिया हुआ है 3,5। फाइंड द वर्टाइसेस, फाइंड x एंड y, अच्छा x और y निकालना है, सॉरी है, ठीक है, x और y निकालना है ना। देखो बेटा, जब पैरेललोग्राम के अंदर या कोई भी आपका फिगर दिया जाए, लाइक स्क्वायर, रोम्बस, कुछ भी, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कभी भी कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालने हो या कोऑर्डिनेट्स के मिसिंग टर्म्स निकालने हो आपको, तो एक चीज़ हमेशा याद करना कि देखो इनके जो डायगोनल्स होते हैं ना बेटा, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पता ही हम लोग को 8 से इसको हम करते आ रहे हैं, ठीक है। सो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट ईच अदर इसका मतलब कि ये जो O है वो मिड पॉइंट कहलाएगा, हाँ जी। अब मिड पॉइंट BD के लिए भी सेम मिड पॉइंट है और AC के लिए भी सेम मिड पॉइंट है, हाँ जी, ठीक है। तो दोनों के लिए जब मिड पॉइंट सेम है तो इनकी और इनकी वैल्यूज़ भी हम सेम ले सकते हैं। तो यहाँ से कैसे शुरू करेंगे हम लोग, जब भी ऐसा कुछ सम आए ना, ठीक है, आप लिखना इन पैरेललोग्राम, अब अगर इसके लिए रोम्बस आता है तो रोम्बस आ जाएगा, सब में सेम ही स्टेटमेंट होता है। सो इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC सेम हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD के, ठीक है। ओके, अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला पता होगा ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2,
ठीक है। सेम इसके लिए भी वही होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखो बेटा, ये क्या है AC, तो AC में जो A है इसको x1 और y1 मान रही हूँ, और C जो है वो इसको x2 और y2, और पहले मैं AC की वैल्यू सप्लाई कर लेती हूँ। तो x1 क्या है 1, x2 क्या है x डिवाइड बाय 2, y1 क्या है 2 और y2 क्या है 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे BD है, ठीक है, तो ये BD वाले को मैं x1 y1 मान लेती हूँ और ये D वाले को x2 y2, ठीक है। तो अब BD के लिए x1 क्या है 4 और x2 क्या है 3 डिवाइड बाय 2, y1 क्या है y और y2 क्या है 5 डिवाइड बाय 2। क्लियर क्लियर, चलो शाबाश। सो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 6 8, 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 2, y प्लस 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब क्या करोगे, कॉमा वाले इकट्ठे ले लो, कॉमा के बाद वाले इकट्ठे ले लो, मतलब कि x कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे ले लो और y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, समझ आया ना। ये कॉमा के पहले वाले उसको एक साथ ले लिया और ये कॉमा के बाद वाले एक साथ ले लिए। चलो 2 2 कैंसिल हो गया, ये 1 यहाँ पे जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 6। यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, 8 माइनस ये 5 यहाँ पे आ जाएगा ना, इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। दैट्स इट, आंसर। ईजी था ना। वेल ऐसे मैंने सम आपको गाला में भी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए जिन्होंने गाला फॉलो किया होगा मुझे, उनको ध्यान आ चुका होगा कि ये सम कैसे सॉल्व करना है। दो जितने सम कुछ आए थे गाला में, मैंने तभी ये चीज़ बताई थी। सो बच्चों, यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन फिनिश कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं। अब आगे और कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा लाइक पार्ट 3 लेके आ रही हूँ मैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 2 और पार्ट तो आराम से बन जाएंगे डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस के, ठीक है। तो पार्ट 3 में अभी मैं दूसरे क्वेश्चन लूँगी जो थोड़े से और डिफ़िकल्ट होंगे और थोड़े लंबे भी जाएंगे। तो आप बस देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। उसके अलावा आपको कुछ और सपोर्ट चाहिए मेरे यहाँ से तो बताइए मुझे। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि मैम एसएस के पेपर्स भी लाओ और इंग्लिश ग्रामर भी। वो मेरा कंटेंट रेडी होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तब तक मैथ्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एसएस और इंग्लिश जो रहेगा, जैसे आपका पहला एग्ज़ाम 14 डेट को है, ठीक है। तो मैं आपके लिए इंग्लिश का पूरा सीरीज़ जो है वो 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन लेके आऊँगी। तो जब आप उस टाइम पे पूरा प्रिपेयर करोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा, याद भी रहेगा, ठीक है। और उसके पहले हम लोग एसएस, साइंस और मैथ्स कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को चैनल वीडियो रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए मुझे। और बस पढ़ते रहिए और कुछ नहीं, ठीक है। डू हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। और आपकी मेहनत, आपकी लगन कभी भी जाया नहीं जाएगी, ये बात हमेशा याद कर लेना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।